स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल वीजी क्रिएटिव क्लासेस विद विजय सर। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर करा रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स, इसके ऑलरेडी 5 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब हम लेक्चर 6 में जो कुछ एक्सरसाइज 3.2 के जो 2-3 क्वेश्चंस रह गए उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये लेक्चर जो 6 है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। देखो, जो भी एक्सरसाइज हम करा रहे हैं एनसीईआरटी की या जो भी हम टॉपिक को कराएंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि हम सभी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन वीडियो से ही अगर कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिया तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे पहले उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने लेक्चर 5 में बात की थी। अब लेक्चर 6 में क्वेश्चन नंबर 20 से हम बात करेंगे। द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स एंड 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग प्राइस ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स एल्जेब्रा। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मैट्रिक्स एल्जेब्रा, सिर्फ यही वर्ड है, इसलिए हम लोग इसे 12th के लेवल से करेंगे। अदरवाइज जो क्वेश्चन इसमें दिया गया वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर हम इसको सॉल्व करते तो हम लोग क्या करते, जैसे हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम 10 डजन केमिस्ट्री बुक लें, 10 डजन का मतलब है 10 × 12 यानी कि 120 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। 120 किताबें हम किसकी ले लें, केमिस्ट्री की। उसके बाद बोला गया 8 डजन फिजिक्स यानी 8 × 12 दैट्स मीन 96 बुक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी 10 का मतलब है 10 × 12 यानी 120 बुक्स ऑफ, ठीक है। 10 8 10 है बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये तो हमने जो कंसेप्ट यहाँ पर गिवन था ओवरऑल टोटल बुक्स मैंने लिख दी, ठीक है। अब हमसे बोला गया टोटल अमाउंट हम शॉपकीपर को कितना देंगे जिससे हम इतनी किताबें खरीद सकें। वैसे अगर 8th क्लास के स्टैंडर्ड से अगर हम इसको देखें तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि मान लो 120 किताबें केमिस्ट्री हो गई और 120 किताबें, और हर केमिस्ट्री की जो बुक्स की कीमत है एक की 80 रुपीज़ है, तो 120 × 80 प्लस 96 × 60 और प्लस 40 × 120। तो ओवरऑल इनको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आता या जितना भी अमाउंट निकल का था उतना ही अमाउंट हम शॉपकीपर को देते और वहाँ से हम इतनी बुक को परचेज कर सकते थे, ठीक है। अब ये तो है कि इजी कॉन्सेप्ट है क्लास 8th का जो हमने डायरेक्टली प्रोडक्ट करके कर दिया और हमें यहाँ पर ये सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अब हम बात करेंगे क्लास 12th के स्टैंडर्ड से जिन्होंने यहाँ पर बोला है मैट्रिक्स एल्जेब्रा हम यूज़ करेंगे। तो मैट्रिक्स एल्जेब्रा जब यूज़ करेंगे तो देखो प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है ये हमने बताया था। प्रोडक्ट मान लो 2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये अगर 3/2 ऑर्डर की है, अगर ये मैट्रिक्स हमारी 3/2 ऑर्डर की है तो इसके साथ केवल हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसका ऑर्डर 2/3 हो, क्योंकि हमने बताया था n और m फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज। अगर दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम पहले मैट्रिक्स में ये नंबर्स लिख लें 120, उसके बाद 96, उसके बाद 120। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गई है 1/1 रो है और 3 है कॉलम। अब दूसरी मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो दूसरी जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए आंसर हमारा 1 आएगा, 1 का मतलब 1/1 में आएगा। तो 1/1 में अगर उसका जो आंसर हमारा सिर्फ 1 निकल के आएगा जिसका ऑर्डर 1/1 होगा, तो 1/1 कब पॉसिबल है, अच्छा क्या है कि आंसर जो हमारा आएगा वो 1/1 ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो अब 1/1 ऑर्डर अगर हमें बनाना है तो मान लो एक मैट्रिक्स 1/3 की बन गई है तो दूसरी मैट्रिक्स हमारी 3/1 की होनी चाहिए, क्योंकि हमने बताया था n जो हमारा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, m के इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, जिसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट जो आंसर आएगा हमारा, यहाँ पर बचा हुआ 1 और यहाँ पर बचा हुआ 1, तो रिजल्टेंट आंसर हमारा है वो किस में आ जाएगा, 1/1 में। बस यही तो सॉल्यूशन है।
मतलब मैट्रिक्स मेथड क्या है उसको समझ लो। ये तो जनरली मेथड था, हम इससे भी कर सकते हैं। अगर इन्होंने यहाँ पर ये मैट्रिक्स अलजेब्रा नहीं बोला होता तो हम फाइनली इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन बोला मैट्रिक्स अलजेब्रा तो ये मेथड है। तो देखो यहाँ से 120, 96, 120, अब इनकी कॉस्ट लिख दो। पहले की कॉस्ट हमें यहाँ पर गिवन है 80, ठीक है, 60, उसके बाद यहाँ पर है 40। तो जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे अब तो 120 मल्टीप्लाई लिखोगे यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 और प्लस 120 मल्टीप्लाई 40। तो ये 1/1 ऑर्डर का आंसर आएगा। तो ओवरऑल यहाँ से कितना निकालेंगे, देखो यहाँ से 12 8 जा 96 और 2 0 प्लस 6 6 जा 36 कैरी 3 6 9 जा 54 54 और 3 57 1 0 और प्लस 12 4 जा 48 और 2 0। ठीक है, इनको प्लस कर लो फाइनली। चाहो तो इसको बना सकते हो ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हो, इतना बड़ा कोई इशू नहीं। हालांकि आंसर आ गया है, आंसर ये मैं कैलकुलेट करना था। तो देखो यहाँ से 0 0 0 यानी 0, उसके बाद यहाँ पर आ गया 6, देन 8 8 और 7 15 15 और 7 15 और 6 21 कैरी 2 यानी 6 6 और 5 11 11 और 9 20। तो ये आ जाएगा 20,160। दैट इज़ द टोटल अमाउंट। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था, टोटल अमाउंट हमारा ये निकल के आ गया। अब अगर हम इनको भी अगर हम सॉल्व करते दो, फाइनली कंडीशन यही हमारी यहाँ पर भी जनरेट हुई और यहाँ पर भी जनरेट हुई। तो लॉजिक दोनों सेम है लेकिन मेथड चेंज है। ये हमारा जनरल मेथड है और ये हमारा मैट्रिक्स मेथड है। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस 21 एंड 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इनसे पहले इसके बारे में कुछ कंडीशंस हमें गिवन कर दी गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एज्यूम एक्स वाई जेड W and P are matrices of order 2, 2yn and 3yk and 2yp, ny3 and py respectively. Choose the correct answers 21 and 22. देखो 21 और 22 में हमें ऑप्शंस MCQs क्वेश्चंस हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शंस को हम चूज़ करेंगे। तो देखो करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या बोला गया 21 में, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n, k एंड p सो दैट, हमें एन के और पी में मतलब रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, जो पी वाई और डब्ल्यू वाई को हम डिफाइन कर सकें। पहला लॉजिक क्या है, देखो सॉल्यूशन अगर हम इसका करेंगे तो सॉल्यूशन को हमें ढंग से समझना पड़ेगा। यहाँ बोला गया पी वाई प्लस के डब्ल्यू वाई, पी वाई डब्ल्यू वाई का मतलब है, अब एक एक करके कंडीशन को समझना ढंग से। देखो पी का ऑर्डर हमें पहले से ही गिवन है, P हमें दिया गया था P बाई, तो देखो P हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट ऑर्डर में दिया गया P मल्टीप्लाई K। मैं लिख सकता हूँ इसके साथ P, इसका ऑर्डर है P बाई K। उसके बाद बाई देखो यहाँ से बाई सेकंड मैट्रिसेस है, तो सेकंड का ऑर्डर है N बाई K। यहाँ दिया गया हमें बाई का जो ऑर्डर हमें यहाँ पर गिवन है बाई का, वो दिया गया N मल्टीप्लाई 3 प्लस W का ऑर्डर देखो एक बार। ठीक है, फोर्थ मैट्रिक्स है, फोर्थ का ऑर्डर हमें क्या दिया गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक बार देखो ऑर्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लास्ट एलिमेंट है, लास्ट का ये तो ऑर्डर हमारा ठीक है, लेकिन ये हमारा दूसरा एलिमेंट था बाई, तो दूसरा ऑर्डर हमारे पास ये है 3 मल्टीप्लाई के। इसको थोड़ा चेंज करो, 3 मल्टीप्लाई के ये ऑर्डर है। W की अगर हम बात करें तो W हमारा कौन सा एलिमेंट है, W चौथा एलिमेंट है, तो यानी कि ये N/3, इसका ऑर्डर हो जाएगा N मल्टीप्लाई 3। अब हम बाई की बात करें तो बाई हमारा दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट हमें दिया गया है ये बाई, तो बाई का ऑर्डर कितना पहले से गिवन है, यानी 3y_k। तो लिख सकते हो तुम यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई k, ये देखो लिख दिया। अब कंडीशन को समझना कैसे है उस पर ध्यान दो। हमने बताया था दो मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट हम जब ही कर सकते हैं, मान लो ये भी m/n ऑर्डर की है और ये भी m/n ऑर्डर की है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई हम जब ही कर सकते हैं जब n किसके इक्वल हो जाए, m के इक्वल। जब n इज इक्वल टू m देन, ठीक है, देन तब हम मल्टीप्लाई इन दोनों का हम कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या यहाँ पर बनी है, इन्होंने पहले से ही बोल दिया है ये कंडीशन है यहाँ पर, तो इसको डिफाइन करने के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब जायज़ सी बात यहाँ पर ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट हमने कर लिया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें सिर्फ इतना पता लगा है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसका मतलब k किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, 3 के इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में k इक्वल 3 हो गया, और यहाँ तो देखो 3 3 दिया ही गया, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ से हमें k की वैल्यू पता लग गई है,
कि अगर p का y में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है जब हमारे k किसके इक्वल हो जाए 3, क्योंकि n इज इक्वल टू m, ये इसके इक्वल हो जाए। सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट को समझो, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करने के बाद अब ऑर्डर हमारा यहाँ पर आएगा p और k का, क्योंकि यहाँ पर बचा p और यहाँ बचा k। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे आपस में, तो जैसे ही प्रोडक्ट इनका करोगे, ठीक है, w/y का प्रोडक्ट जैसे ही करोगे तो इनका ऑर्डर आएगा n मल्टीप्लाई k। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा समझना। ऑर्डर हमने बता दिया ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो आपस में सेम है, बचा हुआ ऑर्डर हमारा होगा रिजल्टेंट प्रोडक्ट का। इतना तो चलो हमने कर दिया यहाँ पर। अब हमें क्या सोचना है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स को हम प्लस कब कर सकते हैं, यानी दो मैट्रिक्स को हमने इसके उसमें जनरल वीडियो जो बनाई थी उसमें भी मैंने बता दिया था, दो मैट्रिक्स को आपस में हम कब प्लस कर सकते हैं, जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। यानी दो कंडीशंस लिखाई थी कि वो दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर अगर ये हमारी 3/2 की है, 2/3 की, तो ये भी हमारी 2/3 की होनी चाहिए। यानी मैं अगर बोलूँ यहाँ से m मल्टीप्लाई n, तो ये भी हमारी m मल्टीप्लाई n। दैट्स मीन लिख सकते हैं यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ m के बराबर होनी चाहिए, n की वैल्यू यहाँ पर n की। यानी दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, तभी उन दोनों मैट्रिक्स को या तो हम प्लस कर सकते हैं या तो हम माइनस कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में ही मैंने प्रॉपर्टी बताई थी एडिशन वाली। तो अब हम देखना क्या, हमें यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले यहाँ पर प्लस कर लिया डिफाइन करने के लिए। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कंडीशन यहाँ से क्या निकल के आएगी, ये दोनों प्लस सिर्फ जब ही हो सकते हैं जब यहाँ से p किसके इक्वल हो जाए, n के इक्वल। भाई k तो k के इक्वल पहले से ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर p किसके इक्वल हो जाए, n के इक्वल। अब जब p n के इक्वल हो गया तो मेरे पास दो कंडीशन जनरेट हुई हैं कि k इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n। तो देखो यहाँ से k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। पूरे क्वेश्चन को देखो हमने इसको डिफाइन कैसे किया है, दोनों ही कंसेप्ट हैं, एक प्रोडक्ट वाला और एक प्लस वाला, उसी तरह से इसको हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 में हमसे ये बोला गया है n इफ n इज इक्वल टू p, अगर n p के इक्वल है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस के 5z। जब n p के इक्वल है तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन एक बार हम इसका करेंगे, ध्यान से समझना। स्केलर प्रोडक्ट में मान लो यहाँ पर 7x चल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट में मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ये चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो किन्हीं भी नंबर्स का होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का होता है, केवल मैट्रिक्स के अंदर वाले एलिमेंट चेंज होते हैं, उसका ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो जैसी बात है 7x का भी ऑर्डर हमारा रहेगा, x का ऑर्डर यहाँ पर कितना चल रहा है, फर्स्ट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई n माइनस 5z। तो 5z का ऑर्डर एक बार देख लो, z हमारा थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड का ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई p। तो देखो यहाँ से हमने यहाँ पर केस क्या जनरेट किया था, केस में हमने बोला था कि दो मैट्रिक्स आपस में प्लस या माइनस जब हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 2 तो 2 के इक्वल है, लेकिन n यहाँ पर किसके इक्वल होगा, p के इक्वल। तो n यहाँ पर p के इक्वल है, ठीक है, इतना बड़ा इसमें पॉइंट है क्योंकि उन्होंने पहले ही यहाँ पर ये गिवन कर दिया था, n है वो p के इक्वल है, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट भी कर लिया। अच्छा, अब जब ऑर्डर को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ऑर्डर किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसको पहले समझो एक बार। 7x माइनस के 5z, तो इन दोनों को जब तुम प्लस और माइनस करोगे तो ऑर्डर की जो कंडीशंस निकल गई, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों को जब हम एक बार प्लस या माइनस करेंगे। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ से ये हमने कंसेप्ट किया है n इक्वल p हो गया। अब हमने बोला था जब भी हम दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करते हैं तो ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो मान लो जब इनको प्लस और माइनस करोगे तो इनका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर तुम्हारा 2 और n चल रहा, तो ऑर्डर देखो तुम्हारा 2 और n भी हो सकता है और ऑर्डर तुम्हारा 2 और p भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्डर पॉसिबल। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि n तुम्हारा किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो जब मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करोगे तो ऑर्डर तो सेम ही रहता है, तो ऑर्डर तुम्हारा 2n भी हो सकता है और 2p भी हो सकता है। देखो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन आएगा, यानी यहाँ 2n, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज
3.3। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इसके कंटेंट्स पता होने चाहिए कि इस एक्सरसाइज में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक यहाँ पर आएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद यहां पर आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी कि यहां पर अब दो बातें ये आ गई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और लास्ट यहां पर आएगा सम, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये केवल 4 टॉपिक के बारे में, केवल 4 टॉपिक का ही डीपली डिस्कशन करेंगे हम इस वाली एक्सरसाइज में। और देखो इन चारों टॉपिक में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए वो यहाँ पर होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट हम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इनमें हम यूज़ करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इस एक्सरसाइज के लिए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ से अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को पहले डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जब बात करें तो पहले के एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को एग्जांपल से अगर हम समझें तो मान लो कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 एंड 4 ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज क्या, तो तुम टी से नोट कर सकते हो या डैश से, ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहो तो हम ए टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए डैश से, ये ट्रांसपोज को यहाँ पर शो करेगा। तो देखो यहाँ से जब हम जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का लॉजिक ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है तो इसकी नंबर ऑफ रोज, यानी मान लो ये रो है 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 और यहाँ आ जाएगा 3 4। तो समझो पहले इधर ट्रांसपोज करते हैं हम तो रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं, यही ट्रांसपोज करने का मेथड है। जैसे ये 1 2 हमारी रो थी तो देखो 1 2 हमारा कॉलम हो गया, 3 4 हमारी लाइन थी मतलब रो थी तो 3 4 हमारा कॉलम हो गया। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ रोज हैं उनको हम नंबर ऑफ कॉलम्स बना देते हैं और जो भी हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको नंबर ऑफ रोज बना देते हैं। एक बार दूसरा एग्जांपल एक देख लो, मान लो ये फर्स्ट एग्जांपल है, एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3। अब हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले ली है 1 2 3 4 5 6। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे टी से या डैश से रिप्रेजेंट करो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1 2 3 1 2 3 और 4 5 और 6, यानी इसका ऑर्डर था 2/3 और ये ऑर्डर बन गया तुम्हारा 3/2। ये ऑर्डर था हमारा 2/3 का और ये ऑर्डर हमारा बन गया 3/2 का। ऑर्डर्स भी यहाँ पर चेंज हो गए। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को अगर तुम लिख सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज, मतलब जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके नंबर ऑफ रोज को हम बना देते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या बना देते हैं, नंबर ऑफ रोज। इसकी कुछ अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो हमने क्या किया था यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स बना दिया। तो देखो यहाँ से इसको अगर हम डिफाइन करें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन करने का मेथड क्या होगा, एक मैट्रिक्स है जो ऑब्टेंड होती है, ये तो हमारे ए मैट्रिक्स है, इससे एक नई मैट्रिक्स ऑब्टेंड होती है बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए मैट्रिक्स obtained from interchanging the row and columns ठीक है of matrix A, that is called लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने ए को डिफाइन किया यहाँ पर, मान लो ए हमने मैट्रिक्स यहाँ पर लेट की है, यानी कि जो नई मैट्रिक्स हम यहाँ पर बनाते हैं
तो नई मैट्रिक्स जो भी बनती है ट्रांसपोज करने के बाद, तो डिफाइन करने का मेथड क्या है, जो नई मैट्रिक्स जो हमें ऑब्टेंड होती है बाई इंटरचेंजिंग द रो को हम कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो, तो बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए के रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, हालांकि इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी में गिवन है तो उनके बारे में हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। तो देखो एक बार ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी मैट्रिक्स हमें ए है उसका ट्रांसपोज है और होल ट्रांसपोज भी अगर हम कर दें तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। इनका हम यूज़ करेंगे, कुछ आगे प्रूफ्स आएंगे, मतलब जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे तो इनको जो प्रूफ आएंगे उनमें हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखो, लेकिन इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, डायरेक्टली बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। इसी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो दो मैट्रिक्स को अगर हम प्लस करें और इनका होल अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, इजी है ये भी। ओवरऑल 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास। मान लो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो मान लो किसी भी नंबर के साथ अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें और होल ट्रांसपोज अगर हम इसका कर दें तो जो कांस्टेंट नंबर है के जो हमारा नंबर है वो एनी कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नंबर पूरी मैट्रिक्स के साथ होगा, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे उसको हम मतलब उसका चाहे ट्रांसपोज करें भी या ना करें, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा ऐसा ही रहेगा, केवल ट्रांसपोज किस पर रहेगा, ए मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो लास्ट वन और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रूल भी बोलते हैं, इनवर्स रूल बोला जाता है। देखो यहाँ से जैसे मान लो ए बी का प्रोडक्ट किया और इसमें मैंने होल ट्रांसपोज लगा दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। समझना पहले इसका ओवरऑल लॉजिक क्या है वो सब समझ में आएगा। ठीक है, ए बी का अगर होल ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। इसको ही हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रूल, इनवर्स रूल भी बोल सकते हो। ठीक है, इनवर्स या रिवर्सिबल रूल बोल दो, रिवर्सिबल रूल, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल कुल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक अपना पढ़ लिया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करने से पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम कंडीशन की बात करें, एक बार देखो यहाँ से, देखो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हमारा वीडियो में छूट भी जाता है तो लास्ट तक जितने भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराएंगे तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम आप तक पहुंचा देंगे। अगर बाई चांस इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर एक आध कॉन्सेप्ट हमारा रह भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराएंगे तो उसमें उस कॉन्सेप्ट को भी कराएंगे, मतलब कोशिश ये करेंगे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कराएंगे। तो देखो यहाँ से कंडीशन जो रह गई हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है देखा जाए तो हम लोगों ने ऑर्डर्स जब लिखे थे, यानी कि अगर हमें यहाँ पर कोई भी अगर मैट्रिक्स 2/3 की है तो ट्रांसपोज करने के बाद 3/2 की मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ से नोट में हमें एक कंडीशन यहाँ पर मिली है, कंडीशन में क्या मिला है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उनके ऑर्डर्स चेंज हो जाते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर, आफ्टर ट्रांसपोज द मैट्रिक्स देन चेंज द ऑर्डर, लिखोगे यहाँ पर आफ्टर ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देन चेंज देयर ऑर्डर, देन चेंज देयर ऑर्डर। अच्छा, तो ये इसके बारे में मैंने बता दिया है कि जब दो मैट्रिक्स का मतलब जो मैट्रिक्स हमें गिवन है जब उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो अपने ऑर्डर को चेंज करेगी। अब देखो ऑर्डर को चेंज करेगी, अब इसमें मतलब मैं लिखा दिया कि उसका ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारी 2/3 ऑर्डर की है, ट्रांसपोज करने के बाद 3/2 ऑर्डर की बन जाती है। तो आपने बोला कि सर इसके मतलब ये एग्जाम्पल देख के आपने यहाँ पर लिख दिया है कि आफ्टर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देन चेंज देयर ऑर्डर, तो यानी कि जब उनका ट्रांसपोज हम करते हैं तो वो ऑर्डर को चेंज कर लेती हैं। लेकिन
कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर मान लो मैट्रिक्स हमारी 3/3 ऑर्डर की है, देन आफ्टर ट्रांसपोज इज ऑल्सो बाई 3/3, यानी कि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अगर मैट्रिक्स हमारी 3/3 ऑर्डर यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो तो उसका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा ऑर्डर, मतलब अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तब भी उसका ऑर्डर सेम रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, सेम ऑर्डर रहेगा। तो ये केवल कंडीशन जो तुम्हारी रहेगी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए रहेगी। समझो पहले इधर जो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखा दी है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल होगी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो अपने ऑर्डर्स को अगर चेंज करती है तो इससे हमें ये पता लगेगा कि वो मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर वो ऑर्डर को चेंज नहीं करती है, ठीक है, डज नॉट चेंज देयर ऑर्डर, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो अपने ऑर्डर्स को अगर चेंज नहीं करेगी तो मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो ये टॉपिक तुम्हें समझ में आने चाहिए हम क्या यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। अब इसके बाद टॉपिक हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक का रूल क्या होता है कि रूल की अगर हम बात करें, देखो यहाँ से इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो अगर ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे देखो यहाँ से अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज करें तो हमने बोला था रोज को कॉलम बनाए, कॉलम्स को रो बनाएंगे तो 2 1 5, तो 2 1 -5 1 3 0 1 3 0 -5, ठीक है, 0 -4। देखो यहाँ से अब उसके बाद भी मैट्रिक्स दोनों ही हमारी सेम है, यानी तुम यहाँ पर लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से लिख सकते हो ये वाली मैट्रिक्स तुम्हारी कौन सी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ केसेस हम इसके बारे में ही बताएंगे, इनकी कुछ कंडीशंस भी हम आप सभी को बताएंगे। पहले एक बार देखो यहाँ पर कि इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, केसेस के बारे में डिफाइन करेंगे इनके। तो जब ही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है तो यहां से क्या क्या निकल के आया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है, देखो 2 3 -4 यानी कि हम यहां पर डैश कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर ये भी हमारा 3/3 ऑर्डर का है और ये भी हमारा 3/3 ऑर्डर का है। तो देखो ये मैंने इस पर सिर्फ शो इसलिए किया है क्योंकि यही इसकी कंडीशंस हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अपनी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनकी कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है, इनके फॉर्मूले से ही हम इनको जनरलाइज करेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अगर आप एक बार जनरलाइज करना अगर सीख गए तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। तो देखो इससे पहला केस हमें क्या पता लगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, फर्स्ट कंडीशन ये है आफ्टर ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स, या लिखोगे यहां पर आफ्टर ट्रांसपोज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या पहले ये वाला पॉइंट यहां पर शो हम कर देंगे कि दोनों के ऑर्डर सेम है। सेम का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम यहां पर ये लिख देंगे अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमेशा क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अभी हमने बताया था क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर रेक्टेंगुलर अगर मैट्रिक्स हम लिख लें तो इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। जब ऑर्डर चेंज हो जाएंगे तो वहाँ पर सिमेट्रिक होने का कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब सेकेंड रूल क्या यहाँ पर हो सकता है, सेकेंड में तुम लिखोगे, इसमें तुमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे चेंज नहीं है, तो तुम क्या लिखोगे, आफ्टर ट्रांसपोज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आफ्टर ट्रांसपोज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, मतलब सिमेट्रिक में ही हम इसको लिखेंगे, लेकिन सिमेट्रिक होने से साथ साथ ही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो तुम क्या लिखोगे, आफ्टर ट्रांसपोज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम यहाँ पर क्या बता रहे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर ट्रांसपोज
a square matrix after transpose a square matrix diagonal elements does not change. Diagonal elements does not change या डू नॉट चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा जो टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो दो टॉपिक हमने फिनिश कर लिए हैं, एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। लास्ट हमारा रह जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बारे में भी हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से कोई भी मैट्रिक्स हमारी, सपोज करो लेट ए बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने मान लिया यहाँ पर जो ए है हमारी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ठीक है, देन लिख सकते हो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ए। बस ये दोनों केस याद रखो। सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज भी अगर हम करेंगे तो वो भी ए के इक्वल होगा, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये माइनस ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज जैसे ही हमने इसका किया तो ये हो गया 0 -2 1 2 0 -3 -1 3 एंड 0। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से बाकी सब तो सेम चल रहा है, लेकिन माइनस की प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को हमने, तो ये जीरो, तो जीरो को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये माइनस का 2 है तो ये हो गया प्लस का, ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 2 है तो ये हो गया माइनस का 2, जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं। ये -3 है तो ये हो गया प्लस का, ये -1 है +1, ये -3 और ये 0। तो तुम देखो यहाँ से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये पूरी मैट्रिक्स इसके इक्वल हो गई हमारी ए के इक्वल। तो बस यही हमसे बोला गया था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, तो हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम इनके जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें, देखो यहाँ से जनरल रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर मैंने बना लिया, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी। देखो यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी एक एग्जांपल लेके हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल लिया, हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, मान लो 1 0 0 1, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, दो फिर से भाई 1 0 और 0 और 1, तो यानी किसके इक्वल हो गया, हमारा ए के इक्वल हो गया। तो भाई हमने बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा ए के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ से केस के बारे में अगर हम बात करें तो केस जो है वो क्या केस यहाँ पर बना हुआ है, जैसे मान लो A11 जो है, A11 ट्रांसपोज में देखो, ट्रांसपोज में A11 जो हमारा है वो A11 के इक्वल है। क्लियर है। अब A12 के बारे में अगर हम बात करें, A12 तो यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर क्या है 2 1। क्लियर है। अब A21 के बारे में अगर हम बात करें तो 2 1 किसके इक्वल है, 1 2 के इक्वल है। अब A22 के बारे में अगर हम बात करें तो A22 हमारा A22 के इक्वल है। तो देखो दो चीज़ें यहाँ से ये समझ में आती हैं, इनके जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, पहली बात तो देखो ये और ये तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स मैंने पहले ही बताए थे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर लिखोगे डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट चेंज। ये तो केस यहाँ पर मैंने बता दिया। अब इनके बारे में बात करें तो देखो ऑर्डर के बारे में बात करें, जस्ट अपोजिट ऑर्डर है। यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो यहाँ पर n की वैल्यू है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर m की वैल्यू है। तो यानी कि अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लो
मान लो A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, ये तो हमारा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड हो गया। अब I और J के बारे में अगर बात करें, लिखोगे यहां पर AIJ इज इक्वल टू AJI, AIJ इज इक्वल टू AJI, ठीक है, AJI। समझो पहले ये मैंने क्यों लिखाया, इसका रीज़न क्या है। रीज़न का मतलब ये है, कोई भी मैट्रिक्स हमारी, जब कोई भी मैट्रिक्स जो हमारी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कब बनी है, जब यहाँ पर देखो जो 2 है, मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, तो 1 का मतलब है ये 1 है, ये 2 के इक्वल है, यानी कि 1 है वो हमारा 2 है, और जो 2 है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। जस्ट रिवर्स मूवमेंट हमने यहाँ पर कर दिया है। इस केस में ऑर्डर्स हमारे चेंज होंगे, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी वही होगी AIJ इज इक्वल टू AJI। तो यही हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी, या दूसरे ऑर्डर में और अगर हम देखें तो यहाँ पर तुम ये लिख सकते हो, मतलब इनके ऑर्डर्स के बारे में, यानी AMN इज इक्वल टू ANM, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक का लॉजिक ही हमारा ये होता है, और ये तो दोनों ही यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। डिफरेंट का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स हमारे चेंज नहीं होते हैं, इसलिए अगर तुम यहाँ पर अगर देखोगे इनको A11 तो A11, तो इनमें कोई चेंजेशन नहीं। जो डिफरेंट एलिमेंट बचे हुए हैं उनसे हमने ये चीज़ देखी है कि कंडीशन यहाँ पर क्या जनरलाइज करेंगे हम, कि जो A12 है वो A21 के इक्वल है, 12 है A21 के इक्वल है, यानी IJ है वो JI के इक्वल है। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी, सिमेट्रिक की। अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पर, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो एक का ट्रांसपोज निकालें अगर, तो यहाँ पर ये निकल के आएगा 0 2 -1, और ये आएगा -2 0 3 1 -3 एंड 0। अब ट्रांसपोज का मतलब है ये -A के इक्वल होगा, इतना हमें पता है, ये -A के इक्वल होगा। अब जिस तरह से मैंने इसके एलिमेंट को यहाँ पर शो किया था, सेम कंडीशन यहाँ पर शो करो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा A11 0 है, तो ये भी हमारा A11 होगा, लेकिन माइनस चल रहा है इसलिए माइनस साइन यहाँ पर इंक्लूड करके चलेंगे हम, क्योंकि A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, -A के इक्वल होता है। अब सेम कंडीशन यहाँ पर है A12 हमारा एलिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव 2 था, और यहाँ पर ये 2 आ गया, इसका मतलब ये -21 के इक्वल होगा। माइनस जब तुम लोगे तभी तो ये इसके इक्वल हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर तभी शो हम करेंगे, यहाँ पर माइनस चल रहा है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लेके चले। अब सेम कंडीशन इसी तरह से तुम देखोगे, जैसे A13 -A31, इसी तरह से अब यहाँ पर एक आएगा A22, तो वो होगा -A22, ठीक है। इसी तरह से आएगा यहाँ पर A33, तो वो किसके इक्वल होगा, -A33। तो देखो यहाँ से वैसे केवल स्क्वायर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब कंडीशंस हम लोगों को पहले से ही पता है कि यहाँ पर केवल एक माइनस साइन इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो गया A11 इक्वल टू -A11, इधर ये -A1 तो इधर हो जाएगा प्लस का, तो A11 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2A11 बराबर 0, तो A11 इक्वल यहाँ पर आ गया 0। तो देखो कोई से भी एलिमेंट्स डायगोनल की अगर हम बात करें, A11 ले लो, A22 ले लो, या A33 ले लो, तो वहाँ पर फाइनली A11 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जब भी बात करेंगे, सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं, बस डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। ये तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है, और सिमेट्रिक में ऐसा कोई रूल भी नहीं। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं वो तो डिफरेंट हैं ही, उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स इज ऑलवेज 0, डायगोनल एलिमेंट्स इज ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर कितने होंगे, हमेशा 0 होंगे। देखो केस क्या है, अगर बाई चांस एग्जाम में 1-2 नंबर में प्रूफ आता भी है तो हमें इतना सब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है। देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करेंगे तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में केवल कहाँ से ये सब बताना तुम्हें। तो रिप्रेजेंटेशन तो लोगों, मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास AIJ, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो ये M और N ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, इसके एलिमेंट्स की AIJ इक्वल टू -AJI, ये इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की कंडीशन है, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे ही यहाँ तक करोगे उसके बाद देन आफ्टर जो हमने यहाँ पर लिखा था AIJ
इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, क्योंकि ये तो दोनों सेम है। और यहाँ पर तुम लिखोगे डायगनल एलिमेंट्स, लिख भी देना यहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स। डायगनल एलिमेंट्स हमेशा सेम होते हैं। तो देखो यहाँ से, तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, देन 2aij इज इक्वल टू 0, तो देन aij इज इक्वल टू 0। सो डायगनल एलिमेंट्स इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर प्रूफ आता भी है तो हम सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना, पूरा हमें बिल्कुल वैसे भी सॉल्व नहीं करना है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन से लेके यहाँ तक लिखेंगे, और ये कंडीशन शो करने से पहले हम वहाँ पर शो भी करेंगे इन केस ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगनल 1 1 2 2 3 3, तो आई और जे वो तो हर केस में सेम होंगे। इस तरह से हमें प्रूफ करना है।